तो हमने केंद्रीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष को लिखा, अरे संताली साहित्य में इतने लोगों को आप लोग हर साल साहित्य अकादमी अवार्ड दे रहे हैं, ये लोग क्या लिख रहा है? मुझे जितनी जानकारी है कि साहित्य जो है समाज का दर्पण होता है, तो इनकी रचनाओं में तो समाज में ना नशापन खत्म हो रहा है, ना डायन खत्म हो रहे हैं, ना ईर्ष्या द्वेष खत्म हो रहा है, ना राजनीतिक कुपोषण खत्म हो रहा है, ना वोट के और राजनीति का सामंजस्य और समझदारी। तो क्या ये लोग लिख रहे हैं? तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो हमारे लोग हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको शायद वो कला या दूसरी चीजें हैं वो हमारे आदिवासी समझ में सभ्य समाज के पढ़े लिखे लोगों की तरह शायद नहीं। सालखन जी, अभी हम लोग बात कर रहे थे हमारी रूढ़ी परंपरा की, हमारे समाज को आगे बढ़ाने की, हमारे समाज की कुछ कमजोरियों के बारे में। लेकिन मुझे लगता है जैसे हमारे यहाँ कई सारी अच्छाइयाँ थी, हमारे धुमकुड़िया था या अखड़ा था, सरना या जो कुछ भी है, तो ये हमारी अच्छाइयाँ थी। और आज से 50-60 साल पहले या 70 साल पहले हमारी एकजुटता वो बनी हुई थी, है ना। तो आज के संदर्भ में, आज जब हम ज़्यादा ग्रेजुएट हो गए हैं, ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, हर फील्ड में हम ज़्यादा से ज़्यादा, इतना तक कि हम MBA कर रहे हैं, इंजीनियरिंग और बहुत सारे मतलब दूसरे चीज़ों में, ऐसे फिल्म लाइन में जा रहे हैं या नाटक के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में भी हमारे आदिवासियों ने अच्छा नाम कमाया है। मतलब अपनी उपस्थिति का, आदिवासियत का एहसास दूसरे समाज को कराया है, चाहे वो साहित्य का माध्यम हो या फिल्म का माध्यम हो या स्पोर्ट्स में हो, वो हर तरह का टैलेंट वो दिखता है। अब इतने हमारे टैलेंटेड लोग छिपे पड़े हैं, लेकिन एक है कि हम उन टैलेंटेड लोगों को जो हमें सम्मान देना चाहिए या जो रिकॉग्निशन देना चाहिए वो हम नहीं देते हैं। तो इससे मुझे लगता है कि कहीं पर वो भी उपेक्षा महसूस करते हैं, और समाज में, हमारे समाज में जो उनका अच्छा प्रभाव होना चाहिए था वो कहीं पर होता है। जैसे छोटा सा उदाहरण दूंगा, वैसे रविंद्रनाथ जी हैं, सत्यजीत रे हैं, महाश्वेता देवी जी, क्या बंगाल में बहुत असर रहा, गोपीनाथ महंती उड़िया में है, फकीर मोहन सेनापति जी हैं। तो इन लोगों का काम है। उसके बाद फिर बहुत सारे जो कलाकार लोग हैं, उन लोगों का काम वगैरह सब कुछ उन लोगों समाज में दिखता है। हमारे यहाँ भी ऐसे ऐसे लोग हैं, और राष्ट्रीय नहीं, मैं बोलता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन लोगों ने पहचान बनाया है। तो हम ऐसा क्या करें कि वो जो हमारे जो प्रतिभा है वो काम कर रहे हैं, उसको हम निचले स्तर पर जनता को बता सकें और उनको भी मान्यता दे सके कि भाई ये काम कर, ऐसा क्या करना चाहिए हमको। इसमें मुझे ऐसा लगता है, जैसे हमको कई बार आदिवासी भाई बहन लोग पूछते हैं, अरे आप लोग नेतागिरी करते हो, इतना पार्टियों में बटे हुए हो, आदिवासी इतना संगठन में बटा हुआ है, तो आप लोग एकजुट क्यों नहीं हो जाते हो? एक स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन उनके मन में आता है। तो फिर मैं भी सोचने लगता हूँ ये बहुत अच्छी बात हो सकती थी, लेकिन फिर मैं जब बंगाल, उड़ीसा, पंजाब या विभिन्न राज्यों, बिहार में देखता हूँ कि बंगाली भी बहुत पार्टियों में बटे हैं, बहुत संगठनों में बटे हैं, लेकिन उन्होंने अपने समाज के लिए एक विजन का बेंचमार्क बनाया हुआ है कि अमादेर सोनार बांग्ला, वहाँ पर आक्रमण हो गया तो टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम वो सब उठ के वहाँ चले जाएंगे। तो आदिवासियों का वैसा एक गौरव का
विषय या एक बेंचमार्क कुछ दिखता नहीं है। तो इंडिविजुअली आप अच्छे हो सकते हैं, आदिवासी भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, वकील हैं, लेकिन समाज में अच्छा कुछ नहीं हो रहा है। तो समाज के लिए जब तक वो नहीं होगा, मुझे लगता है तब तक अप्रिसिएशन भी क्या होता है ना, जैसे झारखंड में बहुत IAS IPS ऑफिसर भी हैं आदिवासी, तो लोग उनको उतना रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, क्योंकि वो IAS IPS है अपने पेट और परिवार के लिए, समाज के लिए उसका कोई योगदान नहीं होता है, कोई प्रस्तुति, कोई डायरेक्शन, कोई कंसर्न, कोई एक्सप्रेशन, कुछ नहीं। और रिटायर होने के बाद फिर टिकट खोजने लगते हैं, ए पार्टी ओ पार्टी का मिल जाए, हम बोनस में फिर MLA MP बन जाए। जिंदगी भर कमाया खाया, चोरी भी बहुत लोग करते हैं, पकड़े भी जाते हैं, तो समाज को कुछ देना चाहिए ना। तो मुझे ऐसा लगता है महादेव जी, अप्रिशिएट तो बिल्कुल करना ही चाहिए। हमारे बीच में जो टैलेंट है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, वो पहली जिम्मेदारी है। लेकिन अप्रिशिएशन तब सही हो सकता है जब उस व्यक्ति के अप्रिशिएशन के साथ समाज का अप्रिशिएशन हो। क्योंकि उस व्यक्ति का यदि समाज के अप्रिशिएशन के साथ समाज के वैल्यू एडिशन में कोई योगदान नहीं होगा, तो व्यक्ति के रूप में ही रह जाएगा, समाज को उससे क्या लाभ होगा। तो हमारे बीच में, जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा संताली साहित्य के बारे में। हमने केंद्रीय साहित्य अकादमी के चेयरमैन को गत वर्ष अप्रैल महीना में एक पत्र भेजा। क्यों भेजा? जसिंता केरकेटा हमारी एक आदिवासी लेखक हैं, बल्कि उभरती हुई कवि हैं, विचारक हैं। प्रभात खबर में हमने एक उनका बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा कि अफ्रीका के एक साहित्यकार का जो रचना है उसमें बृहद झारखंड के आदिवासियों का चित्रण सामने आता है। तो उसको पढ़ के मुझे लगा ये आदिवासी समाज को जगाने वाली बात है। तो हमने केंद्रीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष को लिखा, अरे संताली साहित्य में इतने लोगों को आप लोग हर साल साहित्य अकादमी अवार्ड दे रहे हैं, ये लोग क्या लिख रहा है? मुझे जितनी जानकारी है कि साहित्य जो है समाज का दर्पण होता है, तो इनकी रचनाओं में तो समाज में ना नशापन खत्म हो रहा है, ना डायन खत्म हो रहे हैं, ना ईर्ष्या द्वेष खत्म हो रहा है, ना राजनीतिक कुपोषण खत्म हो रहा है, ना वोट के और राजनीति का सामंजस्य और समझदारी। तो क्या ये लोग लिख रहे हैं? क्या के लिए, मैं खत्म कर रहा हूं, क्या के लिए अवार्ड आप लोग दे रहे हैं हमको बताइए। उन्होंने उत्तर लिख के दिया, आपकी बातों से हम लोग सहमत हैं, लेकिन ये लोग क्या लिख रहे हैं हम लोग को भी ठीक पता नहीं है। ये चिट्ठी है हमारे पास और उसको हमने इस बार अपनी पुस्तिका में छापा है, ये बताने के लिए कि लेखक और कवि हमारे बहुत हो गए हैं। मैं नहीं कहता हूं कि वो लोग गलत हैं, लेकिन उनके लेखनी से समाज को कोई मार्गदर्शन शायद नहीं मिल रहा है। हमारे तमाम जो टैलेंटेड लोग हैं, उनके टैलेंट का समाज को आगे बढ़ाने में योगदान नहीं हो रहा है। ठीक, जैसे मैं इसमें हमारे एक चित्रकार हैं CR हेम्ब्रम जी। तो हेम्ब्रम जी ने एक चित्र बनाया था आज से मतलब बहुत साल पहले, वो जब BFA का कोर्स कर रहे थे पटना आर्ट कॉलेज से, तो उन्होंने आदिवासी समाज पर मतलब कि उसके विवाह प्रथा पर और उसके समाज पर कुछ चित्र बनाया था। तो उस चित्र को उसमें जो युवा मेला होता है उसमें उसको उस समय प्रथम पुरस्कार मिला था, और मैं उस समय से उसको जानता था, लेकिन उससे कुछ साल पहले मिला। फिर बाद में मैंने देखा क्या, उससे जब बातचीत हो गई तो उसमें मैंने देखा क्या कि उन्होंने जो संताल हुल में जो हमारे सिद्धू कानू का जो भाई है, दोनों भाई है, उनका चित्र बनाया। तो हमने पूछा कि भाई आपने कैसे बनाया? तो उन्होंने पूछा कि एक पटना के संपादक थे, उन्होंने अंग्रेज का बनाया हुआ चित्र, वो ओरिजिनल आदमी को उन्होंने सिद्धू को देखा था और बनाया था, उनको दिया था। उन्होंने दोनों उसी के हिसाब से उसका भाई कैसा दिखेगा, भाई ऐसा बनाया, सिद्धू कानू एक ही दिखेगा, वो बनाया। तो वो चित्र आपका देखिएगा वो पूरे संताल समाज में वो बहुत पॉपुलर हुआ, वो दोनों भाई का। तो उसी CR हेम्ब्रम बनाया था। बाद में उसको साहित्य अकादमी बोल रहा हूँ, आपका संताल जो
साहित्य वालों ने उसको सम्मानित भी किया था। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो हमारे लोग हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको शायद वो कला या दूसरी चीज़ें हैं वो हमारे आदिवासी समझ में सभ्य समाज के पढ़े लिखे लोगों की तरह शायद नहीं है, इसलिए वो उन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन वो भी काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने जसिंता केरकेट्टा के आपने बात की, तो जसिंता केरकेट्टा तो वो भी एक किताब लिखी है ईश्वर और बाजार, और वो बहुत ही चर्चित हुआ है। और ईश्वर पर सवाल ये और बाजार को लेकर एक नई तरह का चिंतन हिंदी जगत देख रहा है, खास करके हिंदी जगत परेशान है कि जसिंता केरकेट्टा आदिवासी लड़के ने ऐसा सवाल खड़ा किया। उसी तरह हमारे अनुज लुगुन जी हैं, अनुज लुगुन जी साहित्य के मुद्दों पर बहुत सारे चीज़ों को लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और उन्होंने आदिवासी समस्याओं को, मुद्दों को अपनी कविताओं में, है ना, जैसे उन्होंने लिखा उलगुलान के औरतें, एक कविता लिखे, तो उलगुलान में औरतें किस तरह से जा रही हैं, लड़ रही हैं, इस तरह के उन्होंने कविता लिखी है। अब जैसे कुछ हमारे फिल्मकार हैं, चाहे बीजू टोप्पो हों, हमारे निरंजन कुजूर जी हों, चाहे उधर सिराल मुर्मू जी हैं, या फिर क्या महादेव हांसदा जी हैं, ये लोग भी बुलाए। सभी लोगों का मैं फिल्म नहीं देख पाया हूँ, लेकिन इनकी जो फिल्में हैं वो प्रबुद्ध जगत में वो चर्चित हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे हमारे जो एक पॉपुलर फॉर्मेट को हमारे लोग जानते हैं, और उसके जो उच्च स्तरीय ये जो ये कलात्मक चीज़ है उसको शायद समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए वो हमारे जो कलाकार हैं, या जो हमारे विद्वान हैं, या जो हमारे लेखक कवि हैं, उनकी बातें जिस जनता तक या जितने तक पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच रही है। जैसे कि आज मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। आज देखिए आदिवासी साहित्य की बात की जाती है, जिसमें संताल हो, मुंडा, उरांव से लेके नॉर्थ ईस्ट की भाषाएं में जो आदिवासी लिख रहे हैं, से ले महाराष्ट्र तक लिख रहे हैं, वो सारे लोगों की लिखी हुई वो कोर्स में लगे हैं। उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है। आदिवासी मुद्दों को लेके पूरा दुनिया बेचैन नज़र आता है। और सालखन जी, ये बहुत अजीब बात लगती है कि वो पूरी दुनिया आदिवासियत में, मतलब जो आदिवासी जीवन शैली है उसमें भविष्य में दुनिया का बचाव का उम्मीद देखते हैं। ये एक बहुत अजीब बात है, क्योंकि वो कहते हैं कि आदिवासी जो प्रकृति पूजक, जो हमारा सालखन जी ने कहा, तो प्रकृति पूजक ही नहीं है, हम प्रकृति के संरक्षक हैं, प्रकृति के दोस्त हैं, मित्र हैं। जबकि दूसरा समाज है वो प्रकृति का दोहन कर रहा है, उसको वो अपने उपभोग के लिए उसका दोहन कर रहा है, जबकि आदिवासी के साथ वो ऐसा नहीं कर रहा है। इसीलिए शायद इस सोच के कारण कहीं पर हमारे समाज में कॉन्ट्राडिक्शंस पैदा होते हैं। इसको कि और अभी गहरे से और बहस से इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझने की मैं ऐसा मतलब ज़रूरत महसूस करता हूँ। उस पर और ज़्यादा बात हो, ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुंचनी चाहिए। और उसके साथ साथ जैसे कि हमारे रूढ़ी परंपरा की बात सब कही गई, जैसे कि मैं अपने धुमकुड़िया जो है हमारा, है ना, तो धुमकुड़िया को इतनी लोगों ने बदनाम किया, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशोलॉजिस्ट ने, तो मुझे बहुत परेशानी होती है, क्योंकि मैं अपने गांव में उस चीज़ को देख चुका हूं। हमारे गांव में, मेरा गांव जहां हुलसी है, वहां उसकी परंपरा को देख चुका। तो वो धुमकुड़िया एक तरह का क्या था ना, हमारा स्कूल था। वो आपको एक आदिवासी युवा को किस तरह से जीवन जीने के लिए, मतलब हल चलाना से लेके, है ना, आपको अपना कपड़ा बुनना, सिलाई बनाना, जाल बुनना या तीर धनुष बनाना, नाचना कूदना से लेके मछली पकड़ना, शिकार करना,
है ना। ये जितने भी जीवन तरीके के एक दूसरे का सम्मान कर रहा, पर्व त्योहार में कैसे नाचना है उसका, कैसे ये सारी सिस्टम बना हुआ था। तो वो सिस्टम में वो जो इतना अनुशासन था कि वो सारा उस गांव में मैं एकजुटता देखता था। लेकिन आज ये मैं 1970 के आसपास की बात बता रहा हूँ, और आज 2022 में देखता है तो वही गांव मेरा बिखरा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो मॉडर्न शिक्षा आ गया, और मॉडर्न शिक्षा ने हमें वही उपभोक्तावाद सिखाया, है ना। और हम भी अभी जंगल को हम नहीं काटते थे। जिस काका ने मुझे सिखाया कि पेड़ को जोहार करके प्रणाम करके ओल लग के काटो, ये मुझे सिखाया गया। तो मैंने तो उस समय नहीं पूछा, 10-11-12 साल के 11-12 साल की उम्र में था, लेकिन आज मैं उसकी उपयोगिता समझता हूँ। लेकिन वही बोला कि कंज्यूमरिज्म और ये क्या कहें, बाहरी दबाव में हमारे लोग भी दिग्भ्रमित हो रहे हैं, और हमारे जो क्या बोलेंगे बहुमूल्य सिद्धांत थे, जीवन शैली जो समृद्ध थी, उसके नीति सिद्धांतों को या उसके पीछे जो छिपे हुए दर्शन है, जो जीवन दृष्टि है, उससे कहीं पर दूर हो गए हैं मॉडर्निटी के, मॉडर्न शिक्षा के प्रभाव से। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सालखन जी हैं जो आंदोलन करते रहते हैं इस सारी चीज़ में। मैं थोड़ा बहुत लिख पढ़ लेता हूँ, तो हम और जैसे और भी दूसरे लोग हैं वो सारे लोगों को एकजुट होके, है ना, काम करना चाहिए। जैसे कि मैं अभी, आपने कहा कि हमने एक लाइब्रेरी का उद्घाटन अपने मोहल्ले में किया है 2 दिन पहले। तो उसके पीछे वो कोरोना आने से पहले से ही ये मन में थे, लेकिन उसको कर नहीं पाया था। तो वो था क्या कि ये धुमकुड़िया को मैं आधुनिक रूप कैसे दूं। वो धुमकुड़िया तो हमारा स्किल डेवलपमेंट तरह का एक सेंटर था, उसको मैं आधुनिक रूप में या गांव में कैसे, अब तो खेत खलिहान खत्म हो गया, तो यहाँ अभी उसका जो है, उस लड़के का जो है पढ़ाई लिखाई करके उसका अक्षर ज्ञान ही उसका स्किल होगा। तो वो स्किल, वो अंग्रेजी जानेगा, उसका जीके ठीक होगा, उसका साइंस ठीक होगा। साथ ही साथ हमारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, हम कैसे मांदर बजाते थे या कैसे रहते थे, हमारा खान पान फूड हैबिट जो बहुत न्यूट्रिएंट्स था, है ना। जितने अभी हमारे जो साग भाजी सब हैं, ये आपके पीछे में मुनगा है, मुनगा से लेकर फुटकल से लेकर कोयरार और जितना बैंग साग वगैरह सब बहुत सारी चीज़ें हैं, सने सब कितना कितना है, ये सारे अभी पता, उनको अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सारे औषधि वाले पौधे और पत्ते हैं। तो इन सारे नॉलेज सिस्टम को या इस सारे जानकारी जो कि लुप्त हो रही है भाषा के साथ, अब अगर भाषा बचाएंगे तो ये हमारी जो नॉलेज भी बचेंगे। एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर भाषा नहीं बचाएंगे तो ये हमारी नॉलेज सिस्टम भी खत्म होगी। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसके लिए कुछ लोगों ने क्लास शुरू किया, जैसे कि, और वो प्रेरणा मुझे संताल भाइयों से मिली कि मुझे पता चला, जब मैं 66-67 आसपास घाटशिला के पास घूमता था तो वहाँ शाम को दिया जला के लोगों को गांव में पढ़ते देखता था। तो पिताजी से पूछा कि ये क्या करते हैं, तो पता चला कि वो गांव में पढ़ते हैं और वो ओल्ड चिकी पढ़ रहे हैं, और उस केंद्र का नाम उन लोगों ने अकील अखड़ा दिया था, है ना। तो मुझे लगता है कि वो अकील अखड़ा का जो अवधारणा उस समय संताल समाज में रहा होगा, उसने एक बहुत बड़ी ऊर्जा दी। आज जो हमारे 8वें अनुसूची में शामिल हो गई संताली भाषा, तो मुझे लगता है कि वो अकील अखड़ा, और उसके बाद में फिर उससे जो प्रेरित जो काम हुए संताल में, फिर बाद में जो संताली में बहुत अच्छे अच्छे नाटक लिखे गए। मैं बता रहा हूँ कि ये 80 के आसपास उस समय एक नाटक का 1 लाख का प्रोडक्शन होता था, जबकि वो सोच नहीं सकते थे हम हिंदी वाले लोग, हिंदी इलाके में, कि 1 लाख का प्रोडक्शन होगा। और मैंने खुद देखा है 10 रुपये का टिकट लेके हमारा संताल भाई नाटक देख रहा है। तो ये जो कल्चरल चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन लगता है कि कहीं पर ये जो हमारे अंदर जो वो एक सांस्कृतिक चेतना या राजनीतिक समझ या सामाजिक समझ विकसित हो रही थी, वो आज कहीं पर पिछले कुछ सालों में लगता है कि बिखर गई, जिसका एहसास मैं भी कर रहा हूँ, सालखन जी भी कर रहे हैं। तो अभी
मुझे लगता है कि हमारे साथ और जो भी दूसरे दोस्त हैं, मित्र हैं, जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, वो भी अपना चिंतन मनन करें, अपने विचार दें कि इसको हम और कैसे बढ़ा सकते हैं, इसमें हमारी जो कमियां हैं उसको कैसे उसको दूर करें, और कौन कौन से नए तरह के कार्यक्रम हों, और ये जो है जानकारी या जो हम काम कर रहे हैं उसके शेयरिंग कैसे हो अपने बीच में, समाज के बीच में। जैसे हमारी बड़ी समस्या हमारे सालखन भाई ने बताया कि दूसरे लोग बंगाली के नाम पर, बिहारी के नाम पर जुड़ रहे हैं, तो हम आदिवासियत के नाम पर क्यों नहीं जुड़े? ये अभी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आदिवासियत के नाम पर हम सारे आदिवासी समाज को कैसे जोड़ें।